हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट को। और मैं आपको कुछ नई चीज इसमें बताने वाला हूं। हो सकता है कि पहले भी मैंने इस तरह की कोई चीज आपको बताई हो, एक पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न है तो उससे हमें क्या समझ में आता है और ये कितना आगे जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। और इसके जो फाइनेंशियल्स हैं उसको भी डिस्कस करने वाला हूं, और जो इसका बिजनेस मॉडल है वो बिजनेस मॉडल सबको वैसे बताने की जरूरत है नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि सभी को पता है कि ये इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है। और मतलब जो सरकारी बैंक है उसमें तो लार्जेस्ट है ही, लेकिन जो प्राइवेट और सरकारी दोनों मिलाकर हैं उनमें भी लार्जेस्ट बैंक है। और कितना बड़ा है बाकी बैंकों से उसका भी एक थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक में सबसे बड़ा बैंक है एचडीएफसी बैंक, उससे भी हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, वैल्यूएशन भी थोड़ा सा देखेंगे। और जहां तक बात यह है कि मैं हमेशा सरकारी कंपनीज में पैसे लगाने को मना करता हूं, खुद भी नहीं लगाता हूं। लेकिन मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम अपने रूल्स को ब्रेक कर सकते हैं और क्या हमें रूल्स को ब्रेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज जरूर देख लेना। मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हो, और यहाँ पर आपको लिंक भी नजर आ रहा है, यहाँ भी देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर लिंक अभी क्लिक मत करना, बाद में कर लेना, पहले इस वीडियो को पूरा देख लो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, जो हमेशा कहता हूं, कि मेरी यहां पर कोई भी इसको बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपको बताना है कि हमें किस तरीके से स्टॉक्स को एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि यहां पर मेरा सारा पर्पस आपको सिखाना है जिससे आप अच्छी इनकम कर सको और ट्रेडिंग और अपने इन्वेस्टमेंट स्किल्स को इंप्रूव कर सको। ऊपर बहुत ज्यादा चढ़े हुए स्टॉक्स में ट्रैपिंग से बच सको, किस तरीके से हम यहां पर अपने पैसों से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं अच्छी तरीके से चीजों को एनालाइज करके। तो आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बता देता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। कितना बड़ा है उसका एक कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन के लिए हम सीधा ये जाते हैं इसकी बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में ये देखते हैं जो बोरोइंग्स हैं। बेसिकली इनके लिए जो बोरोइंग्स है ये इन्वेंट्री का काम करती है, यानी कि इन्होंने ये पैसा या तो फिक्स डिपॉजिट के रूप में लिया हुआ है, या बॉन्ड के रूप में लिया हुआ है, या फिर किसी और तरीके से लिया हुआ है। और इसी पैसे को, जो ये इनकी बोरोइंग्स हैं, इसी पैसे को ये आगे लोन के रूप में आगे देती हैं। तो ये बोरोइंग इनकी बोरोइंग नहीं है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं जब मैं किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की एनालिसिस करता हूं या किसी बैंक की एनालिसिस करता हूं, कि विवेक भाई आप हमेशा कहते हो कि जिस कंपनी की में हमें पैसा लगाना चाहिए उसका डेट इक्विटी रेशियो 0 होना चाहिए। यहां तो 14 टाइम्स है, 15 टाइम्स है, तो ये तो बहुत ज्यादा है। तो देखो, बैंक का जो लोन होता है ना, वो उसके लिए लोन नहीं होता, उसी पैसे को तो वो आगे देता है, हमसे एफडी के रूप में लेता है और आगे हमें ही वो लोन के रूप में देता है। तो इसके लिए ये लोन नहीं है, इसके लिए ये बोरोइंग इसकी इन्वेंट्री है। तो जितनी बड़ी इन्वेंट्री होगी उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा ये हमसे पैसा लेंगे, बोरोइंग लेंगे, उतना ही ज्यादा ये आगे लोन दे पाएंगे और उतनी ही ज्यादा इनकी इनकम होगी। तो यहां पर अगर देखें मार्च 2020 का जो ईयर एंड का इनका लोन है, जो बोरोइंग है, वो 36 लाख करोड़ है। और अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक का सेम पीरियड का जो एज ऑन मार्च 2020 है वो 13 लाख करोड़ है। तो 13 लाख करोड़ के कंपैरिजन में 36 लाख करोड़, यानी कि एसबीआई के पास जो डिपॉजिट है और जो इसका बिजनेस है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है एचडीएफसी बैंक के कंपैरिजन में, 3 गुना बिजनेस है। और अगर हम इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो एसबीआई 2,20,000 करोड़ की कंपनी है और एचडीएफसी बैंक यहां पर 7,74,000 करोड़ की कंपनी है। तो ये बहुत बड़ा गैप है, यानी कि वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 3 गुनी है, लेकिन अगर हम बिजनेस की बात करें एचडीएफसी की तो वो एसबीआई के कंपैरिजन में 1/3 है। तो ये बहुत बड़ा गैप है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि एचडीएफसी बैंक को बेच दो और एसबीआई को खरीद दो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं एक आपको जनरल गैप बता रहा हूं कि ये गैप कब होता है और किस लिए होता है। देखो, गैप का सबसे बड़ा रीजन तो मैं अभी आपको यहीं पर बता देता हूं कि जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो एचडीएफसी बैंक की 7.31% है और एसबीआई की 4.99% है। तो यहां पर ये बहुत कम है। अब जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की मैं बात कर रहा हूं, दिस इज 4.99%, तो इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन ये आ जाते हैं कि विवेक भाई आप 30% के आसपास की बात करते हो, ये तो सिर्फ 5% है। तो यहां पर एनबीएफसी और बैंकिंग के केस में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी 30% होती ही नहीं है, वो इतने के आसपास ही रहती है। तो दैट इज ओके।
अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, वो मैंने एक तो ये बता दिया कि ये बहुत ज्यादा गैप के साथ चल रहा है। और एचडीएफसी की बात करें तो इसका करंट प्राइस है 1407 और बुक वैल्यू है 320। तो यहाँ पर जो करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू का 4 गुना है। और अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी बुक वैल्यू 281 है और करंट प्राइस 247 है, तो ये उससे कम है। तो ये जो करंट प्राइस की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर 247, ये एक्चुअल में कल का प्राइस है, क्योंकि screener.in पे वो कल का प्राइस रहता है, आज का प्राइस है 256। तो थोड़ा सा ये गैप है, उस चीज को समझने की जरूरत है, वो प्रैक्टिकल पॉइंट है एक। तो यहाँ पर ये एसबीआई बुक वैल्यू से भी कम पर ट्रेड कर रहा है। तो बुक वैल्यू से कम पर जब भी मैंने सरकारी बैंकों को देखा है और बहुत बड़ा गैप होता है तो वो चीजें फिल हो जाती हैं। एसबीआई में वो बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा नीचे कभी नहीं जाता, लेकिन अगर चला जाए तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। सेम मैंने एनालिसिस बाकी सारे पीएसयू बैंक्स की थी जो एसबीआई से अलग थे, और ये एक हफ्ते पहले की ही बात है। तब से वो सारे ही बैंक 20-25% बढ़ चुके हैं पिछले एक हफ्ते के आसपास में। तो अगर आपको वो एनालिसिस देखनी है तो चैनल पे वीडियोस में जाकर देखना, पीएसयू बैंक्स और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसमें देख सकते हैं सारे ही सरकारी बैंक भागे हैं, एसबीआई भी भाग रहा है। और यहाँ पे जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो टेक्निकल चार्ट में आपको देखने को मिलती है। तो बिजनेस का हमने देख लिया कितना बड़ा बिजनेस है। हमने फाइनेंशियल्स में एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो मैं हमेशा बात करता हूं कि अगर लार्जेस्ट एवर रिवेन्यू और नेट प्रॉफिट हमारा आता है किसी भी कंपनी का, तो वो अपने आप में बहुत सॉलिड चीज होती है और वो हमारे स्टॉक प्राइस को हाईएस्ट एवर लेवल पर ले जाने के लिए सक्षम होती है, वो उस चीज को पुश जरूर करती है। तो यहां पर जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं सितंबर क्वार्टर के, उसका जो रेवेन्यू है वो 31,742 करोड़ है और जून का 32,000 था। तो इससे पहले के रिजल्ट्स हैं जो रेवेन्यू है उनमें ये हाईएस्ट ही है, जून क्वार्टर में हाईएस्ट थी, अभी भी उसके आसपास ही है। और जो नेट प्रॉफिट है वो 4800 करोड़ 5300 करोड़ 5900 करोड़, सॉरी मैं ये एचडीएफसी की बात कर रहा हूँ, आई एम सॉरी। अगर मैं एसबीआई की बात करूं तो एसबीआई में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जो रेवेन्यू है वो 70,000 करोड़ है, जो पिछले सारे में ऑलमोस्ट मैक्सिमम है, सिर्फ दिसंबर में 71,000 करोड़ आया था। तो यहाँ पर ये एक ग्रोथ है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में 5200 करोड़ है, ये 70,000 करोड़ था, 5200 करोड़ है, जो पिछले अगर सितंबर से कंपेयर करें तो उससे बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर जो लॉस मेकिंग सिनेरियो था, जो एनपीएस थे सरकारी बैंकों के, वो खत्म होते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। यानी कि पिछले 8 क्वार्टर में बैंक ने कभी भी लॉस नहीं दिखाया और जो हाई नेट प्रॉफिट का मोमेंटम है वो बनना शुरू हो गया है। पिछले 4 क्वार्टर के अगर रिजल्ट देखें तो एक्सीलेंट रिजल्ट हैं पिछले क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। और अगर हम इसके पी&एल स्टेटमेंट में भी जाएं तो कंपनी ने बैंक ने लगातार ग्रोथ की है। अगर रेवेन्यू की बात करें 91,000 करोड़ से बढ़ते हुए 276,000 करोड़ तक पहुंच गई है रेवेन्यू, जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का यानी कि पिछले 12 महीने का अगर टोटल करें तो वो सबसे ज्यादा है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा है। तो अब ये जो 12 महीने का नेट प्रॉफिट इस पेंडेमिक के दौरान भी जो सबसे ज्यादा निकल के आया है ना, ये अपने आप में इस पर्टिकुलर शेयर प्राइस को लाइफ टाइम हाई तक ले जाने में अपनी तरफ से पूरी तरह सक्षम है। और अगर हम इसके ये देखो ना 23,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, इससे पहले कभी नहीं आया, नेवर एवर बिफोर, पिछले 11-12 सालों में। और अगर हम बात करते हैं इसकी एसबीआई के टेक्निकल चार्ट की, तो हमने टेक्निकल चार्ट में ना बहुत बार देखा होगा कि काफी लोग नीचे से इसकी सपोर्ट को एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं और ये देखते हैं कि जब भी ये सपोर्ट पर आ जाए तो या तो यहां से ऊपर चला जाएगा या फिर यहां से ब्रेक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर किसी स्टॉक में आपको बहुत ज्यादा स्पीड देखनी है तो स्पीड देखने के लिए उसको नीचे के लेवल पर ट्रेंड लाइन खींचने के बदले अगर आप ऊपर की रेंज में राइजिंग ट्रेंड लाइन को अगर आप खींचना शुरू करोगे ना, तो आपको असली चीज नजर आती है और वो ये है। तो ये जो यहां से एक इसने नीचे से आके ऊपर गया, यहां से फिर नीचे आया तो ये रेजिस्टेंस बना, फिर उसके बाद में ये आया, फिर नीचे गया, फिर इसको तोड़ के आया और तोड़कर आने के बाद में इसने छोटा सा राउंडिंग बनाया और फिर से ऊपर चला गया। यानी कि जो ये रेजिस्टेंस यहां पर था ये फेल नहीं हुआ और ये नीचे नहीं आया, यहीं से ऊपर चल दिया। तो ये जो मोमेंटम है ना, ये मोमेंटम की निशानी है कि कोई राइजिंग ट्रेंड लाइन और ऊपर को ब्रेक कर दे। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो उसका जो फर्स्ट रेसिस्टेंस इसके बाद आता है वो बेसिकली जो इसका लास्ट रिसेंट रेसिस्टेंस था इससे ऊपर का, वो आता है। और अगर यहां से यहां तक के लेवल को देखें तो इस बीच में ये सिर्फ एक सीधा सीधा फॉल था और इस बीच में कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है।
तो यहाँ से जो इसका इमीडिएट टारगेट आता है वो 327 का आता है। तो 327 की अगर बात करें करंट लेवल से तो ये हमारा आता है लगभग 27%। तो ये जो 27% है ये तो एकदम से मीट होने वाला नजर आता है। इसमें अगर मैं आपको दो पैटर्न और बताऊं तो दो पैटर्न और बनते हैं, और जब मल्टीपल पैटर्न कहीं बनते हैं ना तो उसके सक्सेस होने की जो चांसेस हैं वो और ज्यादा हो जाती हैं। तो एक तो यहाँ पर पैटर्न बनता है हमारा फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न कैसे होता है कि आपका ये सीधा गया यहाँ से, ये इसका पोल है, और इसके बाद जो ये फ्लैग बनता है हमारा ऐसे, और मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं जिससे आपको अच्छे से नजर आ जाए। और ये हमारा इस तरीके से बनता है फ्लैग। तो ये फ्लैग है, फ्लैग पैटर्न इसको कहते हैं। ये इसका पोल है, ये इसका फ्लैग है, और फ्लैग ब्रेकआउट है। तो जब भी फ्लैग ब्रेकआउट होता है तो उसका जो देखने का तरीका होता है वो मैं बता देता हूं। जितना बड़ा इसका पोल होता है, ये पोल यहां से होता है, और पोल को कभी भी ब्रेकआउट लेवल से नहीं देखते, पोल को जो नीचे की सपोर्ट होती है ना फ्लैग की, वहां से देखते हैं। तो अगर इसको यहां से देखा जाए तो इसका टारगेट आता है 311। तो यहां पर मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स हैं। तो एक तो ये टारगेट आ गया फ्लैग, पोल एंड फ्लैग के पैटर्न के बेस पर जो ब्रेकआउट आया है। एक ये आ गया कि जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है यहां से ब्रेकआउट दिया और रेसिस्टेंस ये है, ये आया है। एक और आता है जो ये चैनल है बेसिकली, और इस चैनल को हम कप विद हैंडल भी कह सकते हैं, या फिर ये बेसिकली चैनल है। और चैनल जब ब्रेकआउट देता है तो जो चैनल की डेप्थ होती है मैक्सिमम डेप्थ, और ब्रेकआउट के बाद उतना लेवल फिर वो आगे अचीव करता है। तो अगर इसकी मैक्सिमम डेप्थ को देखा जाए और करंट में जो इसने ब्रेकआउट लिया है यहां से देखा जाए तो इसका एक लेवल ये भी नजर आता है। तो ये हमारे मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स हैं। तो 310 311 तो मल्टीपल जो तीनों चार्ट पैटर्न है तीनों ही यहां से देते हैं, और तीनों अगर देते हैं 310 11 तक तो 20% से ज्यादा की उछाल तो यहां से भी आती है। और ये कितना टाइम लगेगा, ये इमीडिएट है, क्योंकि जब मल्टीपल चार्ट पैटर्न इस तरह की बात करें तो 21% जो ग्रोथ है वो तो इमीडिएट है। और अगर हम इस फॉल की बात करें जो पेंडेमिक से पहले था, उसके बाद हाईएस्ट एवर ट्रेलिंग 12 मंथ्स के नेट प्रॉफिट हैं वो भी ह्यूज गैप से, तो वो हमारा 328 बैठता है। और अगर हम इसको लाइफ टाइम हाई की बात करें कि लाइफ टाइम हाई ये जाना चाहिए, तो उसके लिए अगर वीकली चार्ट पर देखें तो लाइफ टाइम हाई अगर हम देखें तो इसका लाइफ टाइम हाई बनता है दिस मच, ये है 374। और अगर 374 को करंट 256 के लेवल से अगर चेक किया जाए, 256 इज हियर, यहां से अगर इसको देखा जाए तो ये आता है भाई 45%। तो 45% अगर हमारा यहां से टारगेट है ऑल टाइम हाई का, क्योंकि इसके जो नेट प्रॉफिट हैं वो हाईएस्ट एवर हैं जो हमने देख भी लिया है, और हाईएस्ट एवर भी ह्यूज गैप से हैं, यानी कि 23,000 करोड़ का है। और इससे जो मार्च के ईयर एंड का था वो भी 19,000 करोड़ था। तो जो एनपीएस की सिचुएशन है बिल्कुल क्लीन हो गई है, सारे झगड़े खत्म हो गए हैं। अभी तक आगे चल के क्या होगा वो तो देखो किसी को भी नहीं पता, लेकिन अगर करंट सिचुएशन के हिसाब से देखें तो ये यहां से तीनों ब्रेकआउट देकर, जो ब्रेकआउट ये ऑलरेडी दे चुका है, अगर उस टेक्निकल चार्ट पैटर्न पर बात करें तो 310 313 के आसपास, फिर 327 के आसपास, और अगर उसके बाद निकलता है तो 374 के आसपास बैठता है। और अगर ये लाइफ टाइम हाई जाता है तो मैं आपको एक पैटर्न और बता देता हूं, क्योंकि हम इसमें बहुत सारे पैटर्न्स की बात कर रहे हैं। वो ये है कि ये एक बहुत बड़ी सिमेट्रिकल रेंज है जिसको हम सिमेट्रिकल पैटर्न भी कहते हैं। और जैसे ट्रायंगल होता है और जिस तरीके से हमारा बाकी हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स होते हैं, तो सिमेट्रिकल है, एक रेंज है। और रेंज अगर ये हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट की वजह से तोड़ता है तो इसकी जो यहाँ से रेंज है ना, जो इसकी डेप्थ है, एक्चुअल में ये उसके बाद उतना टारगेट रखते हैं, और उतना टारगेट ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाते, ये कंसिस्टेंटली पहुंच जाते हैं। तो अगर ये यहां से ऊपर जाकर ट्रेड करना शुरू करता है, जो ये कर सकता है बहुत आसानी से, तो इसका जो टारगेट आता है वो आता है हमारा ऑलमोस्ट 552। और 552 करंट लेवल से 100% से भी ज्यादा बैठता है, क्योंकि करंट में जो प्राइस है वो 256 है, और 256 से जो 552 का टारगेट है वो 100% से भी ज्यादा गेन है। तो अगर हम सरकारी बैंकों की बात करते हैं, बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं या जो लोग मुझसे एसोसिएटेड हैं वो हमेशा मुझसे पूछते हैं कि भाई सरकारी बैंक में एसबीआई कैसा लगता है, एसबीआई कैसा लगता है। तो मैं हमेशा रूल्स के हिसाब से बता देता हूं कि यार मैं सरकारी कंपनीज में पैसे नहीं लगाता, तो मैं इसलिए आपको मना करूंगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, बिल्कुल साफ साफ है, और मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी कि किस सिचुएशन में हमें अपने रूल्स को तोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर रूल तोड़ने वाली ही बात है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। ये मेरा व्यू है, आप अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर करना, अपने हिसाब से सारे डिसीजन लेना, मेरे कहने से नहीं लेना।
और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से भी राय ले लेना। यही मेरा कहना था आज की वीडियो में कि मुझे एसबीआई बैंक यहां से भागता हुआ नजर आता है। आप अपना एनालिसिस करके डिसीजन ले सकते हो। और कल फिर मिलेंगे ठीक 5 बजे। दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।